ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, एक बार फिर इसकी चर्चा तेज हो गई है और इसी का पता लगाने के लिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंची और सुबह 10 बजे तक सर्वे टीम ने परिसर की जांच शुरू कर दी और सुबह 10:48 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सहित 3 जजों की बेंच बैठी। सुबह 10:55 पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक की मांग रख दी और सुबह 11 बजे एएसआई के बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया और सुबह 11:20 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सर्वे रोका गया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। सर्वे शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से एएसआई के सर्वे पर रोक भी लग गई और सुप्रीम कोर्ट से 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपनी बात रखे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ज्ञानवापी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ घटा है और उसके बाद आगे का रास्ता है क्या। ज्ञानवापी पर 353 साल पुराना चैप्टर क्लोज होने वाला है। मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर होने वाले हैं। नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है और खत्म होने वाली है वो कहानी जिसकी जुबानी अब तक मस्जिद का दावा किया गया, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंच गई। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी खाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेडी के अंदर हुआ है, बैरिकेड एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों का हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। 21 जुलाई को जिला जज ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। आज जो 4 टीमें सर्वे करने पहुंची उसमें 43 सदस्य थे, जिनके साथ 4 वकील भी थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई के सर्वे पर फिलहाल रोक लगाई जाए। 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगी रहे। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया जाए। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपनी बात रखे। पहले एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट से आदेश और फिर उसी आदेश पर तत्काल रोक के बाद हिंदू पक्ष अब उस इंतजार में है जब 2 दिन का स्टे खत्म होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। उनकी 4 टीमें लगी हुई थी, चारों टीम चारे कोने पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। 4 टीम इनकी लगी थी और चारों टीम जो है चारों छोर पर, चारों पश्चिमी दीवार और पूर्वी दीवार, चारों तरफ इन्होंने जो है मेजरमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए। अगली सुनवाई तक के लिए आज एएसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की अनुमति की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। साथ ही हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा मंदिर तोड़ने का दावा झूठा है। हिंदू पक्ष ने कहा औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा समतल जमीन पर बनी मस्जिद। हिंदू पक्ष ने कहा दीवार पर हिंदू चिन्ह, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कारीगर हिंदू थे इसीलिए हिंदू चिन्ह। सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी दावों और वादों के बीच एएसआई की सर्वे की मांग पर मुहर लग गई। एएसआई की टीम आज ज्ञानवापी परिसर भी पहुंची, लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद फिलहाल इस सर्वे पर 2 दिन का ब्रेक लग चुका है और ये वक्त मुस्लिम पक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब ये जानना भी जरूरी है कि एएसआई सर्वे आखिर होता कैसे है और ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे कैसे किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टीम पुरानी इमारतों और खंडहरों का सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वे क्षेत्र के अतीत का अध्ययन किया जाएगा और मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की तलाश भी की जाएगी। इसके अलावा दीवारों, कलाकृतियों और मिट्टी की जांच भी की जाएगी। उस समय के पर्यावरण पहलुओं को भी सर्वे टीम अपने रिकॉर्ड में दाखिल करेगी। और पूरे सर्वे पर संस्कृति मंत्रालय की नजर भी रहती है। हालांकि दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। मुस्लिम धर्मगुरु अपनी दलील दे रहे हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं बम बम की जयकार। इंसान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता। तो ये मुसलमानों पे जाति की बेकार की बात करते हैं और ये एक विक्टिम जो कार्ड खेलते हैं। तो कुल मिलाकर ये किस प्रकार से ये अपने आप को मतलब एक तरीके से सताया हुआ महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जबकि मुसलमानों के साथ में यदि ये सब हो रहा होता तो मुसलमानों को एक देश दे दिया जाता, इस देश का बंटवारा कर दिया जाता। उनके लिए जो संस्कृति हिंदुस्तान की नहीं थी, यहाँ की तो थे नहीं, ये लोग तो सब बाहर से आए हुए लोग हैं। संस्कृति ही बाहर से आई, हिंदुस्तान की धरती पर तो जन्मे हुए संस्कृति है नहीं। तो ये बाहर से आने वाले लोग जिस देश का एक डिवीज़न करा लें, बंटवारा करा लें और इस तरीके की बात करें। इधर निषाद समाज पर दावे और वादों की लड़ाई सहयोगियों के बीच आ गई है, क्योंकि संजय निषाद को जवाब देने के लिए बीजेपी नेता जयप्रकाश ने निषाद महाकुंभ का आयोजन कर दिया और आरक्षण की मांग को तेज करने के लिए चुनावी मंच से हुंकार भरी। तो दूसरी तरफ जब संजय निषाद न्यूज 18 के न्यूज रूम पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए जयप्रकाश निषाद को आस्तीन का सांप भी कह दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब चेहरे की लड़ाई में सहयोगी की आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। निषाद बनाम निषाद का ये सियासी फसाद अब मंच पर नजर आ रहा है। एक तरफ संजय निषाद तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद अपने समाज को साधने के लिए खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। किसमें कितना दम वाली कहावत इस मंच पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन चेहरे की इस लड़ाई में जयप्रकाश निषाद ने अपने सहयोगी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और तर्क दिया है अपने समाज के उत्थान का। लोगों का उड़ा उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि इनका मांग पूरी होनी चाहिए। ये जो चाहते हैं, बहुत दिनों से इनका मांग अधूरा है। इनके समाज का जो अधूरा मांग है आरक्षण की, वो पूरा हो और उनको संवैधानिक तौर तरीके से उनको जो लागू कराया जाए। और ये समाज किसी के बेचने पर नहीं, किसी के बहकावे पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ये अपनी मर्जी से साथ देता है। बीजेपी की कोशिश अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष को चुनौती देने की है, लेकिन पूर्वांचल में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए सहयोगी ही आपस में उलझ चुके हैं, जो अब निषाद पार्टी को रास नहीं आ रही है। मेरा समाज सब कुछ जानता है कि कौन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं,
क्योंकि हम नाम लेकर अपनी जुबान नहीं गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन समाज सबको मालूम है कि आस्तीन के सांप कौन है, विभीषण कौन है और कौन से लोग समाज के प्रति जो है क्या कर रहे हैं। मैंने समाज के साथ जो काम किया था मैंने उससे किया है। समाज के लिए आरक्षण की किताब लिखी, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग। मैंने समाज के लिए ढूंढ कर लिया है पन्ना कि जो है सेंसस मैनुअल 1961 है। समाज के लिए मैं कहा तो रोज देखिए, मैं तो बधाई देता हूं कि जय भीम बोलने वाले जय निषाद राज बोलने लगे। निषादों की रहनुमाई का दावा करने वाली निषाद पार्टी के हुक्मरानों को ये नई कवायद रास नहीं आ रही है और जयप्रकाश निषाद के इस महाकुंभ का विरोध किया जा रहा है। हालांकि आपसी मतभेद के बीच पूर्वांचल में निषाद पार्टी की क्या ताकत है उसको समझें। पूर्वी यूपी में निषाद की अच्छी खासी आबादी है। निषाद पार्टी का केवट, मल्लाह और बिंद में पकड़ है। 16 जिलों में निषाद वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने वोट बैंक को लेकर सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। निषाद समाज के अगुआ कहे जाने वाले संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों गुट आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। कोई आस्तीन का सांप कह रहा है तो कोई धोखेबाज, और इसी लड़ाई में निषाद बनाम निषाद का सियासी पारा अब हाई हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। यूं तो देश में तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सदन से जो तस्वीर सामने आई है वो कहती है कि संसद ठप है। तेरा प्रदर्शन बनाम मेरा प्रदर्शन वाली फाइट खुलकर हो रही है। बहाना है मणिपुर का और निशाना है 2024, यानी मॉनसून का सीजन है, लेकिन दिल्ली में सियासी पारा हाई। लाख टके का सवाल यह है कि संसद के मॉनसून सत्र को कौन हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष? क्योंकि लोकसभा में खुद गृह मंत्री ने अपील की और कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन चलने दीजिए, फिर बवाल क्यों? वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉनसून सत्र में आज सदन के अंदर और बाहर माहौल गर्म रहा। सदन के भीतर से जो लड़ाई शुरू होनी थी वो बाहर से हुई। मणिपुर की घटना को लेकर संग्राम छिड़ा और दिल्ली की राजनीति सड़कों पर बिछी दिखी, क्योंकि सदन से बाहर अपने अपने तरीके से प्रदर्शन का दौर जारी था। कांग्रेस मणिपुर की घटना को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी तो बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और बाहर की गर्मी अंदर भी पूरे परवान पर चढ़ चुकी थी। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष के हंगामे से पूरा सदन गूंज उठा। हंगामा सिर्फ इसलिए था कि सरकार मणिपुर की घटना पर बहस करे, जबकि सरकार पहले से कह रही है कि वो चर्चा को तैयार है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की बात को दोहरा भी दी और विपक्ष से अपील की कि सरकार चर्चा को तैयार है। मुझे नहीं पता विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। खड़गे का कहना है कि अगर हम चर्चा से भागते तो सवाल था। 267 में चर्चा के लिए सरकार समय नहीं दे रही। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? उधर सदन में कांग्रेस की नारेबाजी और हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया। जब देश के गृह मंत्री चर्चा को तैयार हैं, तो विपक्ष उस पर चर्चा से क्यों भाग रही? कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है? मणिपुर पर हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। सदन शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
मणिपुर को लेकर हंगामा करने लगे। हालांकि सभापति अपील करते रहे कि शांति बनाए, जो होने वाली नहीं थी, जिसके बाद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह के निलंबन के बाद बीजेपी और आप में वार पलटवार होने लगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आओ देखा न ताओ और सस्पेंड करा दिया। संजय सिंह पर एक्शन के बाद बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, आप सांसद संजय सिंह ने जिस तरह हंगामा किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा। उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है पूरे कार्यकाल के लिए। देखिए, हम सदन में आते हैं चर्चा के लिए, बहस के लिए, और जब सरकार तैयार है तो आज तीसरा दिन हो गया कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, और जबकि क्वेश्चन आवर चल रहा था, इसमें तो अधिकांश क्वेश्चन विपक्ष के लोगों के थे। मतलब साफ है, मणिपुर की घटना के बहाने कांग्रेस सिर्फ सियासी रोटी सेकने में लगी है, क्योंकि सरकार पूरी तरह चर्चा की बात कह रही है, लेकिन मॉनसून सत्र हंगामे के भेंट ही चढ़ रहा और आज का दिन भी बिना चर्चा के गुजर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सियासी और जातीय समीकरण साधने के लिए विपक्ष में जबरदस्त सेंधमारी की और 18 विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल करवा लिया। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता हर दल से हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लगा है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहेब सिंह सैनी अब भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में पहले वाली पार्टी जैसी बात कोई अब रही नहीं। आरएलडी के बड़े नेता राजपाल सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने तर्क दिया है कि बीजेपी हमेशा से पिछड़ा वर्ग के साथ रही। सुषमा पटेल ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सुषमा पटेल की कुर्मी बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। और सपा से 4 बार विधायक रहे जगदीश सोनकर भी अब भाजपाई हो गए हैं। इनकी एससी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा फिर से भाजपा के साथ आ गए हैं और उन्होंने तर्क दिया कि दूर से बीजेपी के बारे में और बेहतर समझ आएगा। अब यही समीकरण आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर उत्तर दे रही है उस गठबंधन को जिसका नाम तो बदल गया लेकिन पहचान नहीं बदली। ये तस्वीर गवाही दे रही है उस दल के बल की जहां हर सीट पर कमल खिलाने का सर्वव्यापी अभियान चल रहा है। नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और झटका अखिलेश जयंत को लग रहा है, क्योंकि ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी में खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। आप देख रहे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद माननीय राजपाल सैनी जी, पूर्व मंत्री साहेब सिंह सैनी जी, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाराणसी से जिला के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आकर के पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वहां की लोकसभा प्रत्याशी रही समाजवादी पार्टी की, वो पार्टी ज्वाइन कर रही है। इधर पूर्वांचल में जौनपुर से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है समाजवादी पार्टी का। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय रथ है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 2024 में हम सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी। दरअसल हमने पहले ही बता दिया था कि 24 जुलाई को विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अपनी खास रिपोर्ट में पार्टी ज्वाइन करने वाले कुछ नेताओं के नाम का भी खुलासा किया था, जिसमें राजपाल सैनी, जगदीश सोनकर और सुषमा पटेल जैसे नेताओं का नाम शामिल है, जिस पर अब मोहर लग चुकी है। बीजेपी में कौन कौन शामिल? आरएलडी के पूर्व सांसद राजपाल सैनी, एसपी के पूर्व मंत्री साहब सिंह, एसपी के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, एसपी के पूर्व विधायक सुषमा पटेल, लखनऊ से कांग्रेस नेता राजीव बख्शी, हमीरपुर से बीएसपी नेता दिलीप सिंह के साथ ही 18 नेता आज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यानी ये वो तमाम नेता हैं जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी से हैं, जिन्हें सिर्फ बीजेपी पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की जो देश हित की नीतियां हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी
देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई हैं वे देश के गरीब तक पहुंच रही हैं। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इस योजना का जो पैसा गरीबों के लिए तय होता है वो गरीब तक पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। कारण मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, मेरे निजी कारण थे और कहीं ना कहीं जनता की ये मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग रही। तो जहां लोगों की मांग होती है जाहिर सी बात है आपको वही राह चुननी होती है। मेरा सृजन ही भारतीय जनता पार्टी से हुआ जी। मैं 21 साल लगातार रहा, पार्टी के साथ जुड़ा रहा। 4 साल शायद आप कह सकते हैं अज्ञातवास में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ। दूर से देख के बेहतर और समझ में आता है कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता इतनी क्यों है। बीजेपी इस बात की कोशिश में है कि यूपी में बड़ी जीत दर्ज हो। इसके लिए विपक्ष के साथ ही छोटे छोटे दलों को भी एनडीए से जोड़ा जा रहा है। साथ ही जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझे तो ब्राह्मण का 82% वोट बीजेपी को मिला था। 89% राजपूत वोट बीजेपी को मिले थे। वैश्य वोट बीजेपी के खाते में 70% गया। अन्य ओबीसी के 72% वोट बीजेपी के पक्ष में गए थे और पिछली बार कुर्मी वोट 80% बीजेपी के खाते में गए थे। और इसी ग्राफ को और बढ़ाने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, जिससे मिशन 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए।